हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट जो 2017 का पेपर 1 था, उसके भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जितने भी टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। कह रहा है सीखने की वह अवधि क्या कहलाती है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती। पहला ऑप्शन है सीखने का वक्र, दूसरा है सीखने का पठार, तीसरा है स्मृति या फिर अवधान। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसे कहते हैं सीखने का पठार, क्योंकि जब अधिगम में पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है, जो वक्र होता है उसका सीखने का वक्र, उसके अंतर्गत आता है सीखने का पठार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न है सामान्य संयुक्त कोशिका के गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं। जो सामान्य संयुक्त कोशिका होती है उसमें गुण सूत्र के जोड़े कितने होते हैं ये बताना है। तो इसमें करेक्ट नंबर ऑप्शन है बी, 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? देखिए, इस सूत्र से या तो सूत्र पूछ लेता है या तो एक न्यूमेरिकल इससे दे देता है और आपको इसी के बेस्ड पर सॉल्व करना होता है। तो बुद्धि लब्धि निकाली है ना, तो इससे पहले भी हमने बताया था। देखिए, इसमें गुणे में तो 100 रहता है, ये सबको पता है, लेकिन ऊपर अंश में क्या रहता है हर में, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंश में देखिए, गुणे में 100 जिसमें नहीं है वो वैसे भी गलत हैं, तीनों एक गलत हो ही रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया? सी। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, ऊपर होती है मेंटल एज और नीचे होती है क्रोनोलॉजिकल, मतलब जिसे बोलते हैं वास्तविक आयु, और गुणे में क्या होता है 100। इससे बुद्धि लब्धि निकाली जा सकती है, जो IQ लेवल होता है वो निकाला जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये? इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका बनेगा डी, BF स्किनर ने। इन्होंने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था अपना? इन्होंने चूहे और बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। प्रयोग पूछ लेता। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? इन्होंने, आपको पता ही होगा, बिल्ली पर प्रयोग किया था ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5 नंबर है सीखने में प्रयास, यहाँ में होगा, ठीक है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, प्रयास और भूल का प्रतिपादन, इस सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया है? इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी। थॉर्नडाइक जी ने ही जो है प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है। अच्छा, कोहलर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? सूझ का सिद्धांत दिया था, है ना। पावलोव ने जी कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और गेस्टाल्टवादी तो और भी, मतलब और सारे जो हैं मनोवैज्ञानिक हैं, वर्दीमर है, कोफका है, कोहलर हैं, ये सब है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? देखिए, कोहलर पूछ रहा है किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है अधिगम का सिद्धांत। इसी से संबंधित हैं कोहलर जी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाई, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत दिया था ना, या अंतर्दृष्टि का भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7 नंबर है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? जो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय है उसके प्रतिपादक कौन थे? कैटल जी थे, ठीक है। इन्होंने क्या बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण भाग बताए हैं, एक तरल बुद्धि होती है और एक ठोस बुद्धि। इन्होंने ही ये सब बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पूछ रहा है जो अधिगम का पठार है उसका कारण कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा की सीमा, या फिर विद्यालय का असहयोग, या फिर शारीरिक सीमा, या फिर ज्ञान की सीमा। नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं बताना है, तो बहुत ही केयरफुली चूज करना है, ठीक है। देखिए,
जो अधिगम का पठार बनता है तीन कारणों से बनता है, तो वो तीन पहले छांट लीजिए आप, और जो बचेगा वही नहीं है। तो देखिए प्रेरणा की अगर जो मोटिवेशन मिलता है, अगर उसकी एक निश्चित सीमा है वो मिलना बंद हो जाए तो अधिगम का पठार क्या हो जाता है, बन जाता है। शारीरिक सीमा भी इसका जो है पठार बनने का कारण है, और ज्ञान की सीमा भी है। और बी वाला ऑप्शन इसमें जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया आपका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। जो शिक्षण हेतु जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रतिमान जो है किसके सुधार में हेतु किया जाता है, तो सृजनात्मकता के सुधार हेतु इसमें इसका प्रयोग यह किया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 10 नंबर, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, पूछ रहा है। जो अधिगम है अनुभव और प्रशिक्षण के व्यवहार, अधिगम और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा दिया गया था। तो अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। गोलमैन किससे संबंधित हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि या फिर आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो जो गोलमैन जी हैं वो हैं संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं, ठीक है। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मापन या पढ़ने की दक्षता या बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता है, बुद्धि का परीक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। भिन्न चुनना है, मतलब एक जो है भिन्न है, तीन एक तरीके के हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, या फिर समान अवयवों का सिद्धांत, या फिर ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसमें बनता है करेक्ट। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है सबसे अलग है, क्योंकि अधिगम के लिए जो अधिगम का सिद्धांत है और समान अवयवों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है, ये अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत है, जबकि ड्राइव रिडक्शन किसका है, ये अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है कॉल्ड जुंग के। तो इनको कहीं कहीं जुंग लिखा मिलेगा, कहीं कहीं युंग लिखा मिलता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ये। तो इन्होंने जो है व्यक्तित्व को जो है 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसका न्यूनतम स्तर क्या है। ज्ञान है, अवबोध है। देखिए बोध कहीं के अवबोध भी लिखा होता है, ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसमें जो है न्यूनतम, देखिए जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है इसके 6 स्तर हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है अवबोध या समझ भी बोलते हैं इसको, या बोध भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके क्रम कभी कभी पूछ लेता है ना। तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, या ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जब सबसे न्यूनतम स्तर पूछा जा रहा है तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ज्ञान होगा। अगर सब चौथा, पांचवा या लास्ट भी दे सकता है तो उसमें मूल्यांकन वैसे दिया ही नहीं है ना, या चारों को क्रम में लगाने के लिए दे सकता था। तो इसको जो है बहुत अच्छे से याद करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं वो कौन सा कारक है। आर्थिक तत्व है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, या शारीरिक तत्व है, या फिर वंशानुगत तत्व है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए सामाजिक विकास है तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 17 नंबर है, एक यहाँ बाल नहीं है, बालक होगा, ठीक है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है
लेकिन वो क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण किसका होता है, क्षैतिज अधिगम अंतरण का, या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का। तो पहले आप जान लीजिए जो अधिगम का जो अंतरण होता है वो क्या है, या स्थानांतरण भी बोलते हैं उसको, ठीक है। मान लीजिए जब एक जगह सीखी गई चीज है ना, या आपका अनुभव किसी दूसरे चीज सीखने में काम आ जाए तो उसे ही बोलते हैं अधिगम का अंतरण या फिर स्थानांतरण। तो यहाँ पर साइकिल चलाना जानता है, वो सीख रहा है मोटरसाइकिल चलाना। तो मतलब निम्न स्तर से जब उच्च स्तर पर जाता है बच्चा सीखने के लेवल में, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। एक प्रमुख नियम पूछ रहा है, किसका, शारीरिक विकास का। एक है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, या द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन पहले जान लीजिए, बी वाला करेक्ट होता है, अनियमित विकास का नियम, ठीक है। क्योंकि मनुष्य के जो शारीरिक विकास की गति क्या होती है, वो धीमी और अनियमित होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है, लेकिन वही बाल्यावस्था में क्या होता है, उसकी शारीरिक वृद्धि की गति धीमी पड़ जाती है। और फिर क्या होता है, किशोरावस्था में उसकी जो शारीरिक वृद्धि की गति फिर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें होगा अनियमित विकास का नियम। और भी बहुत सारे इसके नियम हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 19 नंबर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब विकास देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, नहीं पूछ रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें जो करेक्ट विकल्प है वो है ए वाला, ठीक है। नहीं है ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बाकी तीनों जो है विकास के सिद्धांत में आते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है। जो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन है नॉर्मन हरलॉक जी का, ठीक है। क्योंकि हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, यही जो वाक्य क्या लिखा है उन्होंने, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती रहती है, और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल मतलब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में या 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, मैकडूगल जी ने किया है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये कथन है, ये कथन किसका है पूछ रहा है। तो इसमें ये कथन है डम्बिल जी का। इन्होंने कहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 100% हर बार पेपर में देखने को कहीं ना कहीं मिल जरूर जाता है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो इसमें जो है कह रहा है सीखने के मुख्य, देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो सीखने के नियम थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं वो उनको दो भागों में बांटा है, एक है मुख्य नियम, एक है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 3 नियम उन्होंने बताए हैं। पहला तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है और तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इन तीनों से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब यहाँ कह रहा है शामिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है तत्परता का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है, और है कौन सा नहीं, वो वाला ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये किस में आ जाता है, गौड़ वाले नियम। गौड़ नियम के जो है इन्होंने 4 पार्ट बताए हैं, मतलब 4 नियम दिए हैं गौड़ नियम के। एक है बहु अनुक्रिया का नियम जो इसमें लिखा ही है, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, ये आंशिक क्रिया का नियम तीसरा नंबर, और चौथा नंबर है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 24 नंबर है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में
डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बात हो रही है। डॉक्टर एस जलोटा जी ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, असाधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण इन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए सीखने के नियम दिए गए हैं, अब एक युग्म सही नहीं है, 3 सही हैं, तो इसमें चूज करना है। ए ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तो एकदम करेक्ट है। सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, और ये किसने दिया है? BF स्किनर ने, मतलब ऊपर वाला थॉर्नडाइक का है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन है सीखने का क्लासिकल, ये पहला ने दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, ये रॉन्ग है, इसमें तो नहीं चुनना है ना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सीखने का समग्र सिद्धांत है इसको हल ने नहीं दिया है। ठीक है, हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रबलन का सिद्धांत दिया है। और जो समग्र सिद्धांत है इसी को बोला जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर बता रहा है। ठीक है, क्रेस्मर ने की है, युग ने की है, युंग है यहाँ पर, या फिर कैनन ने की है, या स्प्रेंजर ने। करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है क्रेस्मर। ठीक है, इन्होंने ही जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, 27 नंबर कब किया था? सन 1904 में किया था। इनके अनुसार जो है बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, एक सामान्य योग्यता जिसे जी फैक्टर कहते हैं, जनरल फैक्टर, दूसरा है विशिष्ट योग्यता जिसे स्पेशल फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहे जाते हैं ये समझ लीजिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है गाल्टन, इन्हीं को ही सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन पूछ रहा है, कह रहा है सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की, यहाँ करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसने कहा? क्रोजी ने कहा है। अगला प्रश्न है 30 नंबर और लास्ट प्रश्न है इस बाल विकास और शिक्षण विधि का। देखिए क्या है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? मतलब किस अवस्था में बालक विद्रोह करने की स्थिति में होता है, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? अब देखिए इसमें आप क्लियर होंगे, किशोरावस्था तो समझ रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन 2 कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है पूर्व किशोरावस्था। इसी में बालक में विद्रोह की भावना जागती है। ये अवस्था होती कितने वर्ष है? 12 से लगभग 14 वर्ष तक जो है इसको अवस्था मानी जाती है। इसमें विद्रोह की जो भावना होती है वो बहुत ही प्रबल हो जाती है। तो यहाँ पर फिनिश होता है ये पार्ट बाल विकास और शिक्षण विधि का। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे।